नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मुंबई से बड़ी खबर से के साथ। चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। जयपुर मुंबई पैसेंजर में फायरिंग से 4 लोगों की मौत की खबर है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने चलती ट्रेन में गोलीबारी की। कांस्टेबल ने अपने ही सहकर्मी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस ने आरपीएफ के जवान को हिरासत में ले लिया है। वापी और सूरत के बीच ये फायरिंग हुई है। सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच का ये हादसा, ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जयपुर मुंबई पैसेंजर में फायरिंग हुई है, ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह बताई जा रही है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जयपुर मुंबई ट्रेन थी। जैसे ही ट्रेन वापी और सूरत के बीच में पहुंची, जो वहां एएसआई था चेतन, जिसकी ड्यूटी वहां लगी थी, उसने पहली फायरिंग जो है बलसाड़ से शुरू की और आगे आते आते जो है 3-4 स्टेशनों पे उसने लगातार फायरिंग की। इसमें जो है उसने फायरिंग अपने ही सहयोगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरपीएफ टीकाराम के ऊपर फायरिंग की। उसके बाद उसने पैसेंजर पे भी फायरिंग करना शुरू किया। इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हुई है। जो सामने वाले एएसआई थे टीकाराम आरपीएफ के, उनकी मृत्यु हुई बताया जा रहा है और 3 पैसेंजर की भी मृत्यु जो है इस मामले में हुई है। उसके बाद से इस आरोपी ने क्या किया कि इसने चैन जो है ट्रेन का वो घींचा और अपने आप आरोपी दहिसर उतर गया। लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही जो है आरपीएफ यानी जो रेलवे पुलिस ने आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया। इस वक्त आरोपी को जो है बोरीवली के रेलवे पुलिस के दफ्तर में रखा गया। उसे पूछताछ जो है की जा रही है। रेलवे कमिश्नर शिशुए और रेलवे के जो डीसीपी है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उससे लगातार पूछताछ जो है इस पूरे मामले पे चल रही कि आखिरकार उसने क्यों किया। और जो 4 डेड बॉडीज थे उन्हें बोरीवली रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। उन्हें जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है आगे शताब्दी अस्पताल भेजा गया है। अब सवाल यह है कि कारण क्या था इस पूरे हत्याकांड का, तो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि प्राथमिक रूप से यही जानकारी मिली है कि उसने अपनी सर्विस जो है राइफल है उससे फायरिंग की। फायरिंग करने में 4 लोगों की मौत हुई है। फायरिंग करने के बाद डर से उसने जो है दहिसर स्टेशन पे ट्रेन पुलिंग जो चैन है वो चैन को खींच दिया और गाड़ी रुकने के बाद उसने भागने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही दूर पे जो है पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। जी अमित, आखिर क्या बताया जा रहा है, क्या आखिर मंशा हो सकती है आरोपी की कि इस तरह से गोली चलाई गई? सहकर्मी पर तो चलाई गई, साथ में जो यात्री थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। आखिर जो वहां पर और भी पैसेंजर होंगे उनसे पूछताछ में कुछ प्राथमिकी चीजें आई होंगी सामने, उस बारे में कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो रेलवे के डीसीपी हैं भाजी भाकरी, उनसे हमारी बातचीत, उनका साफ तौर पे कहना है कि प्राथमिक तौर पे इतनी ही जानकारी निकल सामने है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मानसिक तनाव में था? क्या दोनों ही इंस्पेक्टरों के बीच में आपसी कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, कोई बाता कही हुई थी? क्या वो दिमाग से जो है बिल्कुल खराब स्थिति में था? ये पूरी चीजें जांच पड़ताल के पास समझ में आएगी। लेकिन एक पैसेंजर ट्रेन में इस तरह फायरिंग करना, पब्लिक पे फायरिंग करना, अपने अधिकारी पे फायरिंग करना और फिर जो है ट्रेन जो पुलिंग करके जो है नीचे उतर के भागना, ये निश्चित तौर पे जो है एक क्रिमिनल माइंड जो है वो निकल कर समझ में आ रहा है हमारे। लेकिन सही तरह पे क्या जानकारी, आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल आरोपी को जो है बोरीवली रेलवे पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उससे जांच पड़ताल शुरू है। यात्री बेफिक्र होकर के यात्रा करते हैं, अपने गंतव्य तक जाने के लिए आराम से बैठते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं, पर इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना एक ट्रेन के अंदर, पैसेंजर ट्रेन के अंदर, कई सारे सवाल खड़े करती है। अमित, निश्चित तौर पे, और वो भी डब्बा कौन सा था? B5 का मतलब होता है एसी डिब्बा। एसी डिब्बे में जो है इस तरह से कांस्टेबल जाता है, दूसरा कांस्टेबल भी जाता है, कुछ बातें कही होती होगी, उसके बाद वो फायरिंग करता है, उसके बाद वो अगले 3-4 स्टेशनों तक वो फायरिंग करते हुए आता है, जो निकलकर सामने जानकारी आई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। आप देखना ये होगा इस पूरे मामले में कि आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या था, कारण क्या था,
क्या ये क्रिमिनल जो मानसिक स्थिति है वो इसकी बता रहा था? तो अधिकारी ऐसे कैसे, वो भी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का ये अधिकारी है और इसने इस तरह की हरकत की है। तो वहां पे मौके पे रेलवे पुलिस कमिश्नर और जो डीसीपी है रेलवे के पहुंच चुके हैं। बोरीवली जो जीआरपी है यानी रेलवे पुलिस फोर्स का जो दफ्तर है वहां पे उसे रखा गया है। उससे आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है। जी अमित, देखिए हमने कई सारे ऐसे मामले देखे हैं, हालांकि ये ट्रेन का मामला तो हम पहली बार देख रहे हैं, पर ऐसे कई सारे मामले हमने देखे हैं जिसमें जवानों द्वारा सहकर्मियों पर गोलीबारी करना या उन्हें मौत के घाट उतार देना ये कोई नया मामला नहीं है। आखिर इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना तनाव उनके जीवन में होता है और एकदम से ये चीज हो जाती है, तो इसे क्या कहा जाए, कहां पर चूक मानी जाए? देखिए, इसके पीछे सबसे पहले जो है कारण समझना होगा। क्या उसकी सामने वाली दुश्मनी थी? तो चलिए, आपसे दुश्मनी में जो है आपने एक दूसरे पे गोलियां चलाई, लेकिन पैसेंजर पे भी उसने गोलियां चलाई। और ये जो बलसाड़ स्टेशन है, पहली गोली वहां चली, उसके बाद आगे आते आते जो है 2-3 स्टेशनों पे इसने और फायरिंग किया। तो आखिर क्या मकसद हो सकता है? ये निकलकर जो है जांच पड़ताल में सामने आएगा। आरोपी हिरासत में है, डेड बॉडीज को जो है पोस्टमार्टम के लिए और दूसरी प्रक्रियाओं के लिए जो है वहां पे अस्पताल जो है भेजा जा रहा है। फिलहाल मौके पुलिस मौजूद है और जांच पड़ताल शुरू है। अमित, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि समय समय पर जवानों से बातचीत करना या फीडबैक उनका लेते रहना कि आखिर किसी तरह के तनाव में, परेशानी में तो नहीं है, किसी तरह का प्रेशर तो नहीं झेल रहे हैं कि वो अपने काबू में ही नहीं है और इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे बात करना बहुत जरूरी है और ये जो एक माध्यम होता है कन्वर्सेशन का, ये होना बहुत जरूरी है। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिर ये वाकया हो सकता है या क्या होगा, या अधिकारियों को पहले से उसकी मानसिक स्थिति में या किस प्रेशर में था वो पता होगा। ये तो सारी बातें जांच पड़ताल सामने आएगी। लेकिन 4 लोगों को अपनी जान जो है गंवानी पड़ी है। रेलवे में यात्री करने वाले जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, वो पूरे भय के साए में आ चुके हैं। क्या वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं? कब उनकी जान पे आ पड़ेगी? क्या वो घर अपने सुरक्षित पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? ये सारे सवाल इस वाकये ने खड़ा कर दिया है। जी, वाकई कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एसी कोच में अगर इस तरह की वारदात होती है, क्योंकि हाई क्लास के लोग उसमें सफर करते हैं, और अगर ऐसी घटना होती है तो फिर नॉर्मल स्लीपर में भी जाने से इंसान डरता है, एसी में क्यों नहीं डरेगा? ये कई सारे सवाल यहां पर खड़ी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आवास में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आज है। राज्य सरकार के आबकारी, श्रम और सहकारिता विभाग में चयनित परीक्षार्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। सीएम शिवराज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। आबकारी विभाग में कांस्टेबल पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सहकारिता श्रम विभाग में करीब 50 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, सीएम आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, आखिर इसमें कितने लोग शामिल हैं, कैसी ये प्रक्रिया रहेगी, बताइए विस्तार से। निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही घोषणा की थी कि अगस्त 2023 तक 1 लाख नौकरियां देने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा और इसके लिए लगातार जो भर्ती प्रक्रिया है वो की गई। हमने देखा कि कई सारे बड़ी एग्जाम्स, बड़ी जो भर्तियां थी वो उनका आयोजित किया गया और इसके अलावा जिन पदों पर लंबे समय से वैकेंसीज थी, जो भर्तियां नहीं हुई थी, उनको भी भर्ती करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री निवास पर जो आबकारी विभाग, सहकारिता विभाग में चयनित कर्मचारी हैं, कांस्टेबल्स हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की सीधे तौर पर मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और नौकरियां उन्हें दी जाएं ताकि सशक्त मध्य प्रदेश बने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो लक्ष्य रखा है उसकी पूर्ति हो सके। और इसी तरीके की अन्य और जो भर्तियां अभी होनी बाकी हैं उनको लेकर भी राज्य सरकार आने वाले समय में काम करती हुई दिखाई देगी। और जब खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे और उनको उनकी सेवाएं सौंपी जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए भी काफी अपने आप में एक मोटिवेशन होता है। जब प्रदेश का मुखिया आपको खुद आपसे संवाद करे और आपको नियुक्त करे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अपने काम को और बेहतर रूप से करने का एक आत्मविश्वास जो है वो जागता है। ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास के समत्व कार्यालय में होगा। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए।
सावन के चौथे सोमवार पर आज सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। इस मौके पर पुजारियों ने विधि विधान से बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया, तो वहीं भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार भी पुजारियों ने किया। वहीं आज शाम बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए शहर भ्रमण पर भी निकलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए टीकमगढ़ से हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, हर हर महादेव की गूंज हर कहीं सुनाई दे रही है। सावन का चौथा सोमवार है, आखिर वहां पर कैसी भक्तों की भीड़ है, कितना उत्साह है, कैसे आज सावन का सोमवार मना रहे हैं, बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, आज सावन का चौथा सोमवार है और शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों से पूरा शिवालय गूंज रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त हम कुंडेश्वर शिवधाम मंदिर में खड़े हैं। बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर है और यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। बाबा महादेव का अभिषेक करने के लिए सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दूध दही और पंचामृत से बाबा महादेव का जल अभिषेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ सुबह से मंदिर में लगी हुई है और सुबह से श्रद्धालु महादेव का जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर है, जहां पूरे देश और दुनिया से यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है। आप देख रहे हैं सुबह से महिलाएं भी लंबी लंबी कतारों में खड़ी हुई हैं, बाबा महादेव के जलाभिषेक के लिए लाइनों में लगी हुई हैं, बाबा महादेव का जलाभिषेक कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से भक्तों की भीड़ पूरे शिवालय में पहुंच रही है। बाबा महादेव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा महादेव का दूध दही पंचामृत से जलाभिषेक और अभिषेक किया जा रहा है और यह शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर है। यहाँ सुबह 4 बजे से भक्तों का आना शुरू हो गया है और भक्तों की भीड़ सुबह 4 बजे से इस मंदिर में पहुंच रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नवविवाहिता ने जहर खा लिया। व्हाट्सएप पर प्रेमी को जहर का फोटो भी भेजा। प्रेमी ने व्हाट्सएप पर फोटो देखकर ओके लिख दिया। मैसेज देखने के बाद महिला ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई महिला की। भीतरवार थाना के मोहनगढ़ की यह घटना आपको बता रहे हैं। मौत से पहले विवाहिता ने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। भीतरवार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिर से एक बार डेंगू की चपेट में भिलाई दिखाई दे रहा है। डेंगू के 4 मरीज मिलने से हड़कंप मचा है। शहर के अलग अलग जगहों पर मरीज मिल रहे हैं। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। 4 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डेंगू को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, डेंगू की चपेट में भिलाई आता हुआ नजर आ रहा है, आखिर कैसे ये मामले सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है? निश्चित रूप से डेंगू के मरीज मिलने से एक बार फिर शहर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि डेंगू और भिलाई का पुराना नाता रहा है। जब डेंगू के मरीज मिलते हैं तो निश्चित रूप से शहर में हड़कंप मचना लाजमी भी है, क्योंकि डेंगू ने वर्ष 2018 में काफी तांडव मचाया था, जब 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अब फिर से डेंगू के मरीज मिले हैं। करीब 6 मरीज मिले हैं इसमें, जिसमें 4 का डिस्चार्ज किया गया है, 2 का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। तो इस तरह से 6 मरीज मिले हैं। इसको देखते हुए निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जगह जगह जहां पर भी पानी भराव हो रहा है वहां पर दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग भी कराई जा रही है। और जिस किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि वे तत्काल अपना ब्लड टेस्ट करवाएं और कहीं भी कुछ होता है तो फौरन इसकी सूचना जो है निगम प्रशासन को दी जाए। तो अभी पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट है। लोगों को भी जागरूक होने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि भिलाई में डेंगू ने काफी पांव पसारे थे और यही वजह है कि अब जो है पूरी तरह से सचेत हो जाने की आवश्यकता है, अन्यथा डेंगू के मरीज जो है आने वाले समय में बढ़ भी सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। सतना से बड़ी खबर है। 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ और लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाए। 6 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सिटी कोतवाली क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं। पन्ना सतना मार्ग पर बने ओवर ब्रिज का ये मामला आपको बता रहे हैं।
लूट के 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। नागौद पुलिस की हिरासत में फरार हुए हैं। प्रोडक्शन वारंट में नागौद लाई थी पुलिस। आरोपियों से माल बरामद करने पहुंची थी नागौद पुलिस। जब गाड़ी धीमी हुई तो गाड़ी से कूदकर दोनों आरोपी भाग निकले। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, एसआई खुमान सिंह समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आरोपियों की तलाश में रीवा और सतना पुलिस जुटी हुई है। सतना में 2 लूट की वारदात की बात आरोपियों ने कबूली थी। रविवार रात का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको सतना से बता रहे हैं। लूट के 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सतना का है। नागौद पुलिस की हिरासत से ये दोनों आरोपी फरार हुए हैं। और इसी के साथ ही